देख लो, ये आवास पढ़ रहे थे अपन और काफी जानवरों के आवासों के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसी में थोड़ा सा और आगे चलना है और इन्हीं आवासों के बारे में और समझते हैं। जैसे हमने ये आवास देखे थे, मिट्टी के घर समझ लिए थे कि मिट्टी के घर कैसे होते, हमने इसी में मिट्टी के घरों को पूरा समझ लिया था। इसके बाद ये लकड़ी के घर समझ लिए थे कि लकड़ी के घर कैसे होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। पेपर में लकड़ी के घर भी आपके आते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका लकड़ी एवं पत्थर के घर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ये वाला पॉइंट बहुत ऊंचा जाता है, 10 से 12 फीट पिलर ऊंचाई पर ये मकान बनाए जाते हैं अथवा नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अलग आपको हम हाईलाइट करते हैं कि ये ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद अगला पढ़ना है इग्लू। ये आपके बर्फ के घर हैं। बर्फ के घर की बात करें, क्या आखिर बर्फ के घर कहाँ बनाए जाएंगे? तो बर्फ के घर जहां पर अत्यधिक ठंडे प्रदेश रहेंगे। अगर देखा जाए तो जो आपके ध्रुवीय प्रदेश जो रहेंगे, चाहे वो आपका टैगा प्रदेश हो या टुंड्रा प्रदेश हो या आपका रूस का वो भाग जो आपका उत्तरी ध्रुव की तरफ जो पड़ता है, वहां पर जो है वो आपके इग्लू के घर बनाए जाएंगे। ये इग्लू का मतलब क्या, एक बर्फ के घरों को ही क्या कहा जाता है, आखिर इग्लू कहा जाता है कि आपके जो बर्फ के घर रहेंगे वही आपके किसके नाम से जानेंगे, इग्लू के नाम से जो है वो जाने जाएंगे। अब बात करें कि ये बनाए कैसे जाते हैं या इन घरों की भी क्या क्या विशेषता होती हैं, तो उनको भी समझ लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी विशेषताएं जो है वो बर्फ के घरों की रहेंगी। देख तो रहा ही है कि ये आपको देखने में दिख रहा होगा कि ये जो बर्फ के घर हैं वो किस प्रकार के दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो बर्फ के घर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर छोटे छोटे आपके इस प्रकार से चौकोर आपको दिख रहे हैं। यानी कि आपके इस प्रकार से चौकोर चौकोर बर्फ के पीस जो है वो आपको दिख रहे होंगे कि जैसे इन चौकोर बर्फ के पीसों को ईंटों की भांति क्या कर दिया है, इस प्रकार से लगा दिया गया है। ये ईंटों की भांति जो है वो इस प्रकार से क्या कर दिया गया है, लगा दिया है। और जो आपको दिख रहा है वास्तविकता में होता यही है। बर्फ के घर बनाने के लिए बर्फ की दोहरी दीवार को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। यानी कि एक लेयर जो रहेगी वो अंदर रहेगी, दूसरी लेयर बाहर रहेगी। यानी कि दो परतों में ये बर्फ के घर क्या किए जाते हैं, आपके तैयार किए जाते हैं। अब दो परतों में तैयार करने का रीजन भी यही है, अगर हम इसको चारों तरफ से पूर्ण रूप से क्या कर देंगे, ढक देंगे। अगर इन आप बर्फ के घरों को चारों तरफ से आप पूरी तरह से आप क्या कर देंगे, इनको ढक देंगे, तो ढकने के लिए क्या रहेगा, बनाने के लिए क्या रहेगा, आप बर्फ के ही टुकड़ों को, बर्फ के ही चट्टानी टुकड़ों को, जैसे आपके पत्थर के चट्टानी टुकड़े होते हैं वैसे ही बर्फ के चट्टानी टुकड़ों को आप उठा उठा के एक दूसरे में सटा सटा के क्या कर लोगे, तैयार कर लोगे या बना लोगे। तो इस प्रकार से जो है वो बर्फ का घर बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगर यहां पर देखें तो आप देख रहे हो इसका जो आकार है, इसका जो मुख है, द्वार, वो द्वार जो रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है। एक प्रकार से व्यक्ति जो है वो लेट करके इसके अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश करता है। अब इसके द्वार छोटे क्यों बनाए जाते हैं, तो उसका भी रीजन है। साथ में यहां पर कोई भी इग्लू के घरों में कोई भी जो है वो खिड़कियां नहीं होती, यानी कि यहां पर कोई खिड़कियां नहीं होंगी। इसके जो दरवाजे रहेंगे वो नीचे रहेंगे, छोटे रहेंगे। व्यक्ति जो है वो लेट करके, यानी कि एक प्रकार से जो है वो बैठ करके, लेट करके इसके अंदर प्रवेश करेगा। इसमें दरवाजे नहीं रहते हैं तो फिर इसको बंद कहां से किया जाए, तो यहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो जानवरों की जो खाल रहेगी, उन जानवरों की खालों को दरवाजे के, मुख्य दरवाजे पर क्या कर देते हैं, इस प्रकार से लगा लेते हैं, लटका लेते हैं। नीचे भी चूंकि पूरा आपका ये बर्फीला ही प्रदेश है, ये देख रहे हो आपका पूरा बर्फीला ही प्रदेश है, तो इस पर कैसे वो लोग लेटेंगे, कैसे रहेंगे। तो इसके अंदर भी वो जो है वो जानवरों की खालों को क्या कर लेते हैं, बिछा लेते हैं। और जानवरों की खाल जो है वो आपकी गर्म रहती है, उसी पर वो क्या रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, और उसी को मुख्य दरवाजे के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, पैक करने के लिए या बंद करने के लिए। तो ये विशेषताएं अपन को इग्लू के घरों के लिए रखनी है, बर्फ के घरों के लिए रखनी है, जो आपकी पूछी जाती हैं। अब इसी के आधार पर अगर देखें कि और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो ये देख रहे हो बर्फ के घर जो है वो ध्रुवीय प्रदेशों में बनाए जाएंगे। ध्रुवीय प्रदेश का मतलब है उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, कहीं भी, अधिकतर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंडक अधिक रहेगी। और ठंडक क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पा रहा, 6 महीने तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। जब कभी यदा 6 महीने में यहाँ थोड़ी बहुत रोशनी जो है वो आपकी पहुंच जाती है, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं सूर्य की वो लंबवत चमकती हैं, भूमध्य रेखा पर चमकेंगी, कर्क रेखा पर चमकेंगी, मकर रेखा पर चमकेंगी। ये पृथ्वी तो अपन थोड़ा तो पढ़ के आए हैं, इतना तो अनुमान आप लगा ही सकते हो कि ये नॉर्थ पोल रहता है, ये साउथ पोल रहता है। यहाँ पर आपका कोई सूर्य रहता है, ये आपकी अर्थ रहती है। अगर 20 से कहें तो ये भूमध्य रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री जो है वो आपकी कर्क रेखा है।
इसके नीचे जो जाओगे तो ये आपके 23.5 डिग्री मकर रेखा है दक्षिण में। फिर और नीचे जाओ और ऊपर जाओ तो आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त आपको मिल जाते हैं, आर्कटिक अंटार्कटिक रेखा मिल जाती है। जब और ऊपर पहुंचते हैं यहाँ पर तो ये आपका ध्रुव है, ये आपके ध्रुव हैं। यहाँ पर चूंकि सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है क्योंकि प्रकाश की किरणें अधिकतर जो है वो कर्क रेखा से कहां की ओर चमकती है, मकर रेखा की ओर। जब कभी आपका सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है या कर्क रेखा पर जब चमकता है तब थोड़ा बहुत प्रकाश आपका कहां पहुंच जाता है, यानी ध्रुवों पर पहुंच जाता है। उन कंडीशनों में यहां पर चूंकि सर्दी अधिक रहती है, बर्फ जो है वो लगभग जमी ही रहेगी क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो एक प्रकार से देखा जाए आप कह सकते हो कि हाँ ये बात सही है कि आपका जो ध्रुवीय प्रदेश रहेंगे वहां पर सर्वाधिक क्या पाई जाएगी, बर्फ पाई जाएगी। तो याद रखना है कि बर्फ के घर कहां पर पाए जाएंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे, यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों में जो जो आपके क्षेत्र रहेंगे वहां पर जो है वो आपके बर्फ के घर या इग्लू बनेंगे। अब इग्लू नामक घर कौन बनाता है, तो स्पेशली भी कहा गया है कि इग्लू नामक घरों को जो बनाने का काम किया जाता है वो एस्किमो जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। ये एस्किमो जनजाति जो है वो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाएगी, यानी कि आपका ये पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव रहेगा, इस उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में यानी कि जो भी क्षेत्र रहेंगे उत्तरी ध्रुव के भूभाग, वहां पर जो है वो आपकी कौन सी जनजाति अधिक मिलेगी, आपको एस्किमो जनजाति अधिक पाई जाएगी। तो इस एस्किमो जनजाति के बारे में भी आपको याद रखना है कि कहां पर जो है वो ये जनजाति पाई जाएगी। फिर बात करते हैं अब थोड़ा सा, तो ये लिखा है बर्फ के घर, बर्फ की दीवारें जो है वो बर्फ के टुकड़ों से बनाए जाते। तो वही हमने आपको समझाया ही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ईंटों के टुकड़े आपस में सटा दिए, तो वास्तव में ये बर्फ के ही टुकड़े हैं, चट्टानी टुकड़े। जिस प्रकार से चट्टानों का प्रयोग करते हैं अपन टुकड़ों का, वैसे ही यहाँ पर बर्फ के टुकड़ों का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। एक दूसरे में सटाते हुए चले जाते, और आप एक दूसरे से हटाओगे तो वो चिपक भी जाएगा। ऊपर से बराबर बर्फबारी हो रही है तो ऊपर से बर्फ उस पर जम जाएगी, ये पिघलेगी नहीं। अंदर जो है, चूंकि आप भी देखते हो कि अगर कोई बर्फ है उसको अगर अपन किसी बोरे वगैरह से या किसी से ढक के रख देते हैं चारों तरफ से, तो बहुत कम पिघलती है। ठीक इसी प्रकार से यही है कि ऊपर से बर्फबारी हो ही रही है, अंदर चूंकि उसके रहेगा पैक, तो किसी चीज को अगर आप कवर कर दोगे, अंदर जो है वो आपकी बर्फ जो है वो जैसी है उसी कंडीशन पर रहेगी और गर्मी भी प्रदान करती रहेगी, क्योंकि चारों तरफ से उसको क्या कर दिया है, एयर टाइट कर दिया है। और साथ में दरवाजे पर क्या लटका दिया है, खाल लटका दी गई है जानवरों की, अंदर भी खाल बिछा ली है, तो ये वहां पर बड़े आराम से व्यक्ति क्या कर सकता है, रह सकता है। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखना है कि बर्फ की दीवारें जो है वो आपके बर्फ के टुकड़ों से बनाई जाती हैं। इन घरों की दीवारों को दोहरी दीवार के रूप में रखा जाता है। दोहरी दीवार का मतलब है, ध्यान रखना है, ये दोहरी दीवार किस लिए, दोहरी दीवार इसलिए, देखना यहीं पर समझाते हैं ताकि आप समझ पाओ कि ये दोहरी दीवार किस लिए। देखना ये दोहरी दीवार किस लिए, यानी कि आपको लग रहा होगा कि ये तो सिंगल दीवार है, पर वास्तव में देखा जाए तो अगर आप इग्लू के घर देखोगे तो इस प्रकार से बनाए जाएंगे, ऐसे बनाए जाएंगे। ये दरवाजा रहेगा और इस प्रकार से जो है वो आपकी ये दोहरी आपकी क्या रहेगी, इसकी दीवार रहेगी, ये इसका दरवाजा हो गया। यानी कि एक अंदर अलग लेयर रहेगी और ऊपर एक अलग लेयर रहेगी, इसको दोहरी दीवार के रूप में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो ऊपर से चूंकि बर्फबारी हो रही है तो थोड़ी बहुत तो बर्फ पिघलेगी, लेकिन फिर भी बराबर बर्फबारी होती जा रही, अंदर की एक लेयर अलग है तो वो लेयर भी आपकी क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अगर बाहर की लेयर पिघल भी जाती है तो अंदर की लेयर जो हमने डबल लेयर से बनाया है वो दोहरी परत के रूप में क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। इसलिए यहां पर जो बर्फ के घर हैं वो दोहरी दीवार के रूप में क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि मैदानी क्षेत्रों में, राजस्थान, उत्तर भारत में जो घर हैं वो मोटी मोटी दीवारों के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की जो गर्मी है वो अंदर तक ना बैठ पाए और अंदर जो है वो ठंडक महसूस होती रहे। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है कि बाहर की जो ठंडक है, चूंकि टेम्परेचर दिन के समय तो थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा ही, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बाहर की परत को वो तो क्षति पहुंचा दे, लेकिन अंदर जो और एक और लेयर है उसको क्षति ना पहुंचा पाए, इसलिए ये दोहरी दीवार की जो है वो बनाई जाती है। बात समझ पाए? तो याद रखना है इनको। आगे चलते हैं सब, और ये दोहरी दीवार की बनाई जाएंगी। दोहरी दीवार से कमरे की ऊष्मा बाहर भी नहीं निकलेगी, यानी कि जो दोहरी दीवार रहेगा आउटलाइन, क्योंकि बहुत मोटी लेयर रहेगी बर्फ की, इससे जो है ऊष्मा आपकी क्या नहीं निकल पाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, यानी कि अंदर ही आपकी ऊष्मा जो है वो क्या रहेगी, बनी रहेगी। तो ये बात समझ पाए होगी कि दोहरी दीवार से कमरे की ऊष्मा भी जो है वो बाहर नहीं निकलती है। अगर कमरा गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। बर्फ के टुकड़ों का ही आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर आप जैसे देखा होगा कि पूरा का पूरा बर्फ की बड़ी सिल्ली है,
आप पूरी बर्फ की बड़ी सिल्ली का अगर आप प्रयोग करोगे और अगर उसका एक हिस्सा पिघलना अगर स्टार्ट हुआ है तो पूरी की पूरी बर्फ जो सिल्ली है वो आपकी पिघलना क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अगर उसी बर्फ को आपने टुकड़ों में बांट दिया है और टुकड़ों में फिर अलग अलग जगह पर उसको क्या कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है, तो अगर एक हिस्सा पिघल भी जाएगा तो एक हिस्से के पिघलने से दूसरे हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर बर्फ के जो टुकड़े आप प्रयोग कर रहे हो तो ये बर्फ के टुकड़े जो है वो जल्दी पिघलेंगे नहीं। ये पिघलेंगे नहीं का मतलब है ये जल्दी नहीं पिघलेंगे, लंबे समय तक ये क्या रहेंगे, आपके सुरक्षित रहेंगे। बर्फ के घरों में दरवाजे बहुत छोटे रखे जाते हैं, यह आपको हमने बताया है, ताकि ठंडी व बर्फीली हवा घरों में प्रवेश ना कर पाए और साथ में घर के अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर ना निकल पाए। तो याद रखना है कि बर्फ के घरों के दरवाजे बहुत छोटे रखे जाते हैं ताकि ठंडी व बर्फीली हवा घरों में प्रवेश ना कर पाए और जो अंदर की गर्म हवा है वो भी बाहर ना निकल पाए। साथ में कोई खिड़की नहीं रखी जाती, देखा है कोई खिड़की आपको नहीं दिखाई गई है बर्फ के घरों में। देखा जाए तो हवाएं बहुत सर्द चलने के कारण बर्फ के घर का आकार अधिकतर क्या होता है, आपका गुंबदाकार होता है। यानी कि ये देखें जो आपकी खिड़की, अब ये देखना, ये इससे नहीं कनेक्ट करना, ये खिड़की नहीं रखी जाती है क्योंकि हवाएं बहुत सर्द चलती हैं। भैया आप ठंडी, वहां तो पूरे में ठंडक ही ठंडक है और ठंडक से बचने के लिए हम एकदम एयर टाइट बर्फ में घुस रहे हैं। अब खिड़की काहे को रखेंगे, वैसे तो मरे जा रहे ठंडे के मारे, बात समझ रहे हैं। तो यहां पर बहुत सर्द हवाएं चलती हैं, इनके कारण यहां इन बर्फ के घरों में कोई खिड़की नहीं रखी जाती। साथ में इनका अगर आकार पूछे कोई क्या है तो ये बर्फ के घर का आकार किस प्रकार का रहता है, गुंबदाकार। देखा होगा आपने, अपने यहां पर आप जाओ या नहीं तो आपको ये गुंबदाकार आकृति मिल जाएगी। कहीं कहीं आप जाते हो मंदिर या मस्जिदों के ऊपर जो है वो इस प्रकार की गुंबदाकार आकृति बनी रहती है, गुम्मद के आकार की आकृति, इसको गुंबदाकार आकृति कहते हैं। तो ये गुम्मद है एक प्रकार का, गुम्मद के आकार की आकृति, तो इसको गुंबदाकार आकृति कहते हैं। तो बर्फ के घरों की आकृति क्या रहती है, तो कहोगे गुंबदाकार आकृति जो है वो बर्फ के घरों की रहेगी। कमरे के अंदर की गर्मी बनाए रखने के लिए फर्श पर पशुओं की खाल को बिछाते हैं, हमने बता ही दिया है। साथ में दरवाजों के लिए भी पशुओं की खाल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो पशुओं की खाल है वो हम अंदर बिछाने के लिए भी प्रयोग करेंगे और मुख्य दरवाजे पर भी लटकाने के लिए, पैक करने के लिए भी क्या करेंगे, पशुओं की खाल का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। बात समझ पाए कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बर्फ के घर समाप्त है। अब यहां से पढ़ना है हाउस बोट, और ये हाउस बोट को सीधा हमने कहा था एनसीईआरटी की ही किताब का ही पूरा पेज ले लिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेज 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाती हैं। इनको देख लेते हैं कि आखिर इनके मतलब क्या है, आखिर क्या बताए गए हैं। तो ये सीधा आप कहो कि ये हाउस बोट कहां से आ गया, तो चूंकि आवास पढ़ रहे हैं इसलिए सीधे हाउस बोट पर गए, नहीं तो फिर एक टॉपिक है पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी में, बसेरा ऊंचाई पर। उस बसेरा ऊंचाई टॉपिक में जो एक व्यक्ति है वो महाराष्ट्र से चलता है अपनी गाड़ी लेके, महाराष्ट्र से अन्य राज्यों से होते हुए वो कहां पहुंचता है, तो लेह और लद्दाख पहुंचता है, जम्मू कश्मीर पहुंचता है। वो पूरा का पूरा लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर का ब्यौरा क्या करता है, बताता है कि हमको क्या क्या यहां पर देखने को मिला। उसी व्यक्ति के द्वारा जब डल झील में, जम्मू कश्मीर की जो झील है डल झील या झेलम नदी है, उसमें जो है वो आपकी झेलम नदी या जो डल झील है उसमें जो जाता है वहां पर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, तो भिन्न भिन्न प्रकार के हाउस बोट देखता है। ये उसके द्वारा ही किया गया वर्णन है जो एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, लेकिन अपन हाउस बोट के तहत इसको सीधा पढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं, इसको सीधा अपन हाउस बोट के तहत पढ़ रहे हैं। तो हाउस बोट के तहत पढ़ लेते हैं, अगर नहीं तो फिर यहां पर जो नीचे है ये तो खत्म है। ये यहां से भारत के जम्मू कश्मीर राज्य झेलम नदी में ये आपके बनाए जाते हैं। ये पूरी कहानी है। ये व्यक्ति जो है वो अपनी ये गाड़ी से जो है वो क्या करता है, निकलता है महाराष्ट्र से। व्यक्ति जो है वो गाड़ी लेके, ये उसकी मोटरसाइकिल है जिसको लोनर नाम दिया है कि ये हमारी लोनर गाड़ी है। जैसे वो देखे हुए बुलेट वगैरह हैवी गाड़ी, उसी प्रकार की एक हैवी गाड़ी ये लेके चलता है। पूरा सामान खाने पीने का, टेंट का, रहने का, पानी की देखो बोतलें साथ में लिए है, सब कुछ पूरी व्यवस्था के साथ है। मोटी मोटी चटाई लिए है, कंबल लिए है, फर्श लिए है, कहीं भी तंबू तान के लेट सकता है, क्योंकि पूरा सफर ये किससे तय कर रहा है, इसी मोटरसाइकिल से तय कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं और ये दोनों महाराष्ट्र से निकल पड़ते हैं, कई राज्यों से होते हुए हम कहां की यात्रा पर निकले हैं,
ऊंचाई, बसेरा ऊंचाई की ओर का मतलब है हम ऊंचाई वाले प्रदेशों की तरफ आए हैं। जो आपका लद्दाख वगैरह हिस्सा है वो अन्य क्षेत्रों से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो उन क्षेत्रों के लिए क्या किया है, ये आपका पहुंचा है। तो ये मैप चूंकि हम ऑलरेडी तुम्हें पहले पढ़ा चुके, इस बात को तुम याद रखोगे। अब तो कहो मैप यहां कहां से आ गया, मैप यहां से आ गया सर, कि मैप से यहां प्रश्न बनते हैं क्या। आपने पढ़ा होगा ये आपका भारत है, ये आपका गुजरात है, इसके ऊपर अपन जाते हैं तो इस प्रकार से जो है वो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये लेह लद्दाख जो है वो आपका ये आपका पड़ता है। अन्य राज्य जो है वो आपके इस प्रकार से जो है वो आपके ये पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका गुजरात के नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर जो है वो आपका महाराष्ट्र मिलेगा। तो व्यक्ति महाराष्ट्र से कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, लद्दाख पर जा रहा है। तो पेपर में कई बार दिए गए हैं, बताइए एक व्यक्ति महाराष्ट्र से अगर लद्दाख जाता है तो दिए गए निम्न विकल्पों में से वह किन किन राज्यों से होके जाएगा। तो चूंकि हम मैप तो मैं इसलिए पहले पढ़ा चुके, अब आप ये कंफ्यूज नहीं होगे कि अगर वो कह रहा है कि पहले वो महाराष्ट्र से गुजरात जाएगा, गुजरात से फिर राजस्थान जाएगा, राजस्थान से पंजाब जाएगा, पंजाब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हाँ जा सकता, क्योंकि जाने के लिए रास्ते हैं। वो कहेगा नहीं हमें महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाना, तो भैया लो मध्य प्रदेश चले गए, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाना, उत्तर प्रदेश चले गए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जाना, उत्तराखंड चले गए, उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश जाना, हिमाचल प्रदेश चले गए, हिमाचल प्रदेश से हम लद्दाख गए हैं। तुम कह सकते हो बिल्कुल सर तुम ऐसे भी जा सकते हो, ये भी रास्ता है। मतलब जो भी संभावित विकल्प दिया गया हो उसको आपको क्या करना है, सही मानना है। भाई मैप में ये हम पढ़ा चुके कि कहां पर कौन सा राज्य है, ये उसी आधार पर पेपर में से निकलेगा। बात समझ रहे ना, अब उसको दोबारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। हाँ, किस विकल्प से बचना है। अब आप भी जानते हो कि भैया केरल यहां है, आप भी जानते हो तमिलनाडु यहां है, आप भी जानते हो अरुणाचल प्रदेश यहां है, आप भी जानते हो मिजोरम यहां है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। आप भी जानते हो पश्चिम बंगाल यहां है, आप जानते हो बिहार यहां है। अब भैया उस महाराष्ट्र से उसको अगर लद्दाख जाना है तो वो पहले केरल और तमिलनाडु होके थोड़ी जाएगा। तो जो विकल्प ऐसा दिया हो कि वो पहले केरल जाएगा, फिर जाके तमिलनाडु जाएगा, फिर उड़ीसा जाएगा, फिर आपका उत्तर प्रदेश जाएगा, वो पागल थोड़ी है ऐसे चक्कर लगा के जाएगा। आप समझ पाए। तो ऐसे विकल्प दिए रहते हैं उनको गलत मानना है। जो विकल्प आपके सीधे सीधे रास्ते को बता रहे हूं उस विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना। हो सकता है वो ये भी पूछ ले कि सबसे सरलतम रास्ता उसको कौन सा पड़ेगा, तो सरलतम रास्ते से होकर भी उसको निकाल सकते हैं। ये भी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो अब आगे चलते हैं। देखना तो पहले ये लोनर की ही कहानी है, तो लोनर अभी बाद में पढ़ते हैं, लोनर को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि लोनर से ही एकदम डिफरेंट है ये हाउस बोट। तो पहले हाउस बोट पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। ये व्यक्ति गया है, ये व्यक्ति जो है वो आपका लोनर गया है, जो ये गया है ये व्यक्ति, इसी के बारे में भी अपन पढ़ेंगे कि आखिर लोनर कहाँ है, महाराष्ट्र से कितने लंबे तक का जो सफर वो तय करता है मोटरसाइकिल से ही। ये पूरा का पूरा लद्दाख का इलाका है, पूरा रेगिस्तानी इलाका है, ठंडा रेगिस्तान है, इसमें वो मोटरसाइकिल से अकेला ही जो है वो भ्रमण करता रहता है। ये सब उसकी द्वारा ही खींची गई फोटो हैं जो उसने क्या की है, शेयर की हैं। ये लेह लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान है। इसके बाद वो वहां के घरों में पहुंचता है, किस प्रकार के वहां के घरों की बनावट है लेह लद्दाख के घरों की, तो उन घरों की बनावट भी याद रखनी है, ये पेपर में आती है। अगर कहें तो और फिर आगे चलता है तो वहां के लोगों से मिलता है, वहां पर कुछ विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती हैं। ये जो आपका यहाँ पर जो है ये आपका एक प्रकार से चांगपा जनजाति है। ये इलाका जो है वो चांगथा इलाका कहलाता है। यहाँ पर विशेष प्रकार की जनजाति है जो अधिकतर देखा जाए तो पशुपालन पर क्या है, निर्भर है। एक प्रकार से जो है वो घुमंतु जनजाति है, एक स्थान से दूसरे स्थान से अन्य स्थान पर भ्रमण करती रहती है। तो इस जनजाति के बारे में पूरा आपको बताना है। फिर इसके बाद ये वहां के कुछ जानवर हैं उनके बारे में ही बताया गया है कि कौन कौन से जानवरों का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर बनाए जाने वाले जो टेंट हैं उनकी विशेषता आपको पढ़नी है कि किस प्रकार के आवास वहां बनाए जाते हैं, लोग किस प्रकार के आवास बनाकर वहां पर रहेंगे। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा टॉपिक है जो आपको समझना है। तो इसको चलते हैं बाद में, इन टॉपिकों को चलेंगे बाद में। पहले स्पेशली केवल वही पढ़ लेते हैं जो आपको दिया गया है। स्पेशली का मतलब क्या है, स्पेशली जो हाउस बोट है, पहले उस हाउस बोट की विशेषताओं को समझ लेते हैं कि हाउस बोट की विशेषताएं क्या क्या हैं और कौन कौन सी विशेषताएं जो है वो आपको याद रखनी है। तो ये सीधा एनसीईआरटी का ही पेज लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पूरा, इसमें से कुछ भी काट छांट की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है ना। तो एक एक करके एक एक कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर क्या है। देखना ये लिखा है श्रीनगर, देख तो रहा होगा, पढ़ने में आ रहा होगा, आ रहा कि नहीं आ रहा।
यहां लिखा है श्रीनगर से बाहर आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फीट लंबे। तो अब देखना आपको क्या याद रखना है, हाउस फुट की लंबाई याद रखनी है हाउस बोट की 80 फीट, और इनकी बीच में चौड़ाई जो है वो 8 से 9 फुट होती है। मतलब क्या, मतलब ये बने तो हैं ये हाउस बोट, ये इस प्रकार के बने हैं, लेकिन ये तुम्हें धुंधले धुंधले दिख रहे होंगे। अगर आप देखें तो ये धुंधले धुंधले दिख रहे हैं, अगर इसी को देखें तो ये हाउस बोट 80 फीट लंबे होते हैं। तो 80 फीट लंबे का मतलब है इनकी जो लंबाई रहेगी वो इस प्रकार की 80 फीट रहेगी, ठीक है ना। लेकिन इस प्रकार का ऐसा नहीं होगा आयताकार, ये कह रहे हैं कि इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट होती है और 80 फुट क्या रहेंगे, लंबे। तो थोड़ा सा इनमें डिजाइन रहेगा, डिजाइन का मतलब है एक प्रकार से जो है वो ये नौकाकार आकृति के रूप में क्या करेंगे, ये आपके बने रहेंगे। इस प्रकार से जो है वो आप थोड़ा सा मतलब नौकाकार बनाएंगे। और ये बीच में जो है वो आपकी मुख्य रूप से देखा जाए तो इनकी बीच से का मतलब है मध्य में जो चौड़ाई है वो 8 से 9 फुट रहेगी। बाकी के दो हिस्से जो है वो आपके क्या रहेंगे, थोड़े से सकरे रहेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर लंबाई पूछें तो लगभग 80 फीट लंबाई ये आपके क्या होंगे, ये आपके होंगे। तो ये आपका चित्र जो है वो अगर सही से नहीं दिख रहा है, वैसे दिख रहा होगा, जब आप अपनी मोबाइल में पीडीएफ खोलोगे तो दिख जाएगा। एकदम पूरा जूम कर दिया तो दिख नहीं रहा, ठीक है। ये दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, हमें तो नहीं दिख रहा पास से, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख तो रहा है, ठीक है, दूर से ज्यादा दिखता है, ठीक है। जैसे ये बना है, देखो ये है आपका ये पूरा का पूरा, ये इस प्रकार से जो ये इस प्रकार से ये हाउस बोट, मतलब एक प्रकार से जो है वो नाव के ऊपर ही मकान बना देना लकड़ी का, नाव के ऊपर ही मकान बना देना लकड़ी का, वो क्या कहलाएगा, हाउस बोट कहलाएगा। और इसमें भी ऐसा नहीं कि केवल एक ही कमरा बनेंगे। जो आपके हाउस बोट रहेंगे वो तो एक एक दो दो मंजिला रहते हैं, एक मंजिल और दो मंजिल, यानी कि दो दो मंजिल तक बनाए जाते हैं, मतलब सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी भी बनाए जाते हैं। तो आपके जो हाउस बोट रहेंगे वो तो डबल स्टोरी भी रहेंगे, हाँ, लेकिन जो डोंगे रहेंगे, जिनको हम डोंगे कहें, तो ये जो शब्द है ये डोंगे के लिए प्रयोग किया गया है, ये डोंगे हैं, ध्यान रखना, ये डोंगे हैं। जबकि ये जो है वो आपके हाउस बोट हैं, ये हाउस बोट कहेंगे इनको, क्योंकि इनकी लंबाई अधिक है, इनकी लंबाई कम है, ये डोंगे कहेंगे। ये वहां पर सस्ते कम दामों पर अवेलेबल हो जाते, ये महंगे दामों पर अवेलेबल होते। अगर किसी व्यक्ति को पूरा एक डोंगा चाहिए, भैया हमको पूरा एक ही नाव चाहिए, तो ले सकता है किराए पर। एक एक महीने दो दो महीने जो टूरिस्ट जाते हैं वो एक एक दो दो महीने इनमें क्या करते हैं, किराए से रहते हैं। यहाँ के लोग किराया वसूलते हैं, रहने वाले लोग, उन्हीं से इनका जीवन यापन चलता है। लेकिन अगर हाउस बोट की अगर बात करें तो हाउस बोट में आप कमरा भी ले सकते हो कि भैया हमें तो एक कमरा चाहिए। बात समझ पाए? तो जब नौकरी लग जाएगी तो जाना घूमने, ठीक है। चलिए अब इधर चलते हैं। तो हाउस बोट की अगर बात करें तो हाउस बोट की अगर बात करेंगे तो हाउस बोट जो है वो लगभग इनकी लंबाई जो है वो 80 फीट होती है, लेकिन इनकी चौड़ाई जो बीच में चौड़ाई, ध्यान रखना ये पेपर में आया है, बीच में चौड़ाई जो है वो कितनी रहेगी, 8 से 9 फुट रहेगी। ये हाउस बोट रखी विशेष तरह की। लेकिन अगर डोंगे कोई कहे तो डोंगे का आकार छोटा होता है। देखा होगा आपने कटोरा, ये कटोरा, इनको डोंगा भी कहते हैं गांव की भाषा में। तो डोंगे इनको दिया गया है कि ऐसे जैसे डोंगे पानी में तैरते रहते छोटे छोटे, ऐसे ये भी नदी में जो है वो झीलों में तैरते रहते हैं। इनमें एक ही आवास रहेगा, मतलब एक ही घर रहेगा, कोई एक व्यक्ति इसको ले सकता है किराए पर, लेकिन इसमें कई कमरे रहेंगे, कई व्यक्ति एक साथ इसमें क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। डोंगे के लिए कहें, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। और कहां पर, तो श्रीनगर की डल झील, डल लेक का मतलब है डल झील, और अगर कहें तो झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मतलब ये नहीं कि एक ही डोंगों में कई परिवार, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के डोंगे हैं, इनमें कई परिवार क्या करते हैं, निवास करते हैं। उनको रहने के लिए जगह नहीं, तो उन्होंने यहीं पर क्या बना लिया, अपना आवास बना लिया। तो ऋषि में क्या कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। मकान की तरह इन डोंगों में भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग कमरे। तो वैसे तो यही हमने आपको बताया कि डोंगों में अधिकतर जो है वो आपका सेपरेट, यानी कि केवल एक ही सिंगल आपका क्या हो सकता है, मकान हो सकता है। लेकिन अगर कोई चाहे तो इन डोंगों में पार्टीशन देके क्या कर सकता है, अलग अलग कमरे भी क्या कर सकता है, बना सकता है। लेकिन सर्वाधिक कमरे अगर कोई कहे तो ध्यान रखना है, हाउस बोट में सर्वाधिक कमरे होंगे,
यानी कि हाउस बोट को आपको सर्वाधिक कमरे को दर्शाना है, जबकि डोंगी जो है वो उसमें अलग अलग कमरे हो सकते लेकिन ज्यादा नहीं, 1-2 कमरे आपके मिल जाएंगे। फिर बात करें, अब यही जो हाउस बोट है, इन्हीं हाउस बोटों पर कुछ सुंदर नक्काशी रहेगी, चित्रांकन रहेगा। चित्रांकन किस प्रकार का? इस प्रकार का चित्रांकन रहेगा। इस प्रकार के चित्रांकन को क्या कहते हैं? तो एक प्रकार से जो है वो हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, और ये सुंदर नक्काशी दी गई है, पता ही नहीं चल रहा। यहां देखना, ये डिजाइन यहां से ऐसी गई, देखना ये डिजाइन यहां से ऐसी गई, फिर यहां से ऐसी गई, फिर यहां से ऐसी गई, फिर यहां से आपकी ये यहां को घूम गई, यानी कि पता ही नहीं चल रहा कि आखिर ये डिजाइन जा कहां रही। ये देख रहे हो आप, मतलब पता ही नहीं चल रहा ये डिजाइन कर क्या रही। देखना आप, ये सब डिजाइन ही तो है, ये पूरी की पूरी आपकी ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, दिख रही होगी आपको हल्के पीले कलर की। तो पता नहीं चल रहा कि कहां पर बंद है और कहां पर शुरू। इसको हम कहते हैं खत्म बंद डिजाइन, यानी कि इसको कह सकते हैं क्या? खत्म बंद डिजाइन। नहीं पता चल रहा कि आखिर कहां बंद और कहां शुरू, तो ये खत्म बंद डिजाइन कहलाती है। खत्म बंद डिजाइन का मतलब क्या? खत्म बंद डिजाइन का मतलब पता ही नहीं चल रहा कहां से शुरू है कहां को खत्म है, पता ही नहीं चल रहा, यहां से शुरू की, यहां से शुरू की, यहां से शुरू, कहां से शुरू। तो ये सुंदर नक्काशी कहां पर की जाती है? इस डिजाइन को खत्म बंद डिजाइन कहते हैं, जो कैसा दिखता है? जिग्सा पजल जैसा दिखता है। जिग्सा पजल का मतलब क्या? जैसे ही अपन कोई पजल बना रहे हो, इनके टुकड़ों को उठा उठा के अपन ने फंसा दिया है। बच्चे को दिया जाता है कि बेटा लो, ये शक्तिमान का चित्र है या ये स्पाइडरमैन का चित्र है, इस स्पाइडरमैन के टुकड़े अलग अलग हो सकते हैं, तुमको इनको जोड़ के स्पाइडरमैन बनाना है। बच्चे खेलते हैं, उसको जिग्सा पजल कहते हैं। जो आपके छोटे छोटे कार्टूनों के जो टुकड़े रहते हैं, उनको जोड़ के बच्चा एक पूरा कार्टून बना सकता है। उसी प्रकार की ये डिजाइन है। जैसे इस टुकड़े को हमने अलग निकाल लिया, इसको अलग निकाल लिया, इसको अलग निकाल लिया, इसको अलग निकाल लिया, इसको अलग निकाल लिया, फिर वापस से ये टुकड़े क्या कर दिए? चिपका दिए। तो ये डिजाइन इस प्रकार की दिख रही है। तो इसको कैसा दिखता है? ये जिग्सा पजल जैसा दिखता है। इसी को हम क्या कहते हैं? खत्म बंद डिजाइन भी कहते हैं। बात समझ पाए? ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। बात समझ पाए? ये सबसे ज्यादा आता है पेपर में। 80 फीट लंबा और बीच में 8 से 9 फीट चौड़ा रहेगा ये, ठीक है ना, हाउस बोट। साथ में अगर कहें हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इसमें एक खास डिजाइन है खत्म बंद, जिसको हम क्या कहते हैं? कैसा दिखता है? जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। तो पेपर में पूछा जाता है कि बताइए, कि आपको यह बताना है कि खत्म बंद जो डिजाइन है, अगर आपको यह बताना है कि जो आपकी खत्म बंद डिजाइन है वो कहां के मकानों पर की जाती है, तो हाउस बोटों पर की जाती है या लद्दाख के घरों की छतों पर की जाती है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिर यहां देखना, यहां के जो घर बनाए जाते हैं उनको भी एक अलग तरीके का ही बनाया जाता है। घर बनाने की इतनी सी विशेषता दिखाई गई है, किस प्रकार से देखना, यहां पर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। मतलब जो पत्थर है यहां पर, चूंकि लद्दाख का इलाका है, कश्मीर का इलाका है, तो पथरीला इलाका अधिक है, ठंडा सूखा रेगिस्तान है। और ये जो आपका यहां पर जब पत्थर अधिक पाए जाएंगे तो पत्थरों को ही काट काट कर उनको एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रख करके क्या किया जाता है? मकान तैयार किया जाता है। मतलब जो पत्थर रहेंगे, ये नहीं कि एकदम चट्टान जैसे रहेंगे, ऐसे बड़े बड़े ये पत्थर रहेंगे, इनको एक दूसरे के ऊपर रख करके, एक दूसरे के ऊपर रख करके, कहीं चौकोर रहेगा, कहीं तिकोना रहेगा, कहीं गोल रहेगा, इस प्रकार के पत्थर एक दूसरे पर रख के दीवारें बनाई जाएंगी, और इन्हीं पत्थरों से आपकी क्या बनाई जाएंगी? मकान बनाए जाएंगे। बात समझ रहे? यानी कि यहीं से यही जो आपके पत्थर हैं, इनको काट काट के एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा, और इन्हीं से आपकी क्या बनाए जाएंगे? मकान जो है वो तैयार किए जाएंगे। ये रखकर घर जो है वो कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाएगी, यानी कि पत्थर जो रहेंगे उन पर मिट्टी पुताई कर देंगे। मिट्टी की पुताई और लकड़ी का भी इसमें क्या किया जाएगा? इस्तेमाल किया जाएगा। इन घरों की छत जो है वो क्या होती है? ढलवा होती है। ऐसी ढलवा मतलब पानी या बर्फ इस पर ना रुके। तो इन घरों की विशेषता भी याद रखना, अगर पेपर में पूछा जाए, ये पेपर में आया है, ध्यान रखना, कहां के घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं? तो कश्मीर के गांव, ध्यान रखना। यानी कि जो कश्मीर के गांव हैं वो एक के ऊपर एक रखकर क्या किए जाते हैं? तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। साथ में अगर कहें, इनमें एक लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है, लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है, यह भी कथन सही है। इसमें पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है, हाँ, इसमें पत्थरों के ऊपर मिट्टी की भी पुताई की जाती है।
साथ में अगर कोई कहे इन घरों की छत ढलवा होती है, हाँ ढलवा होगी, यानी कि दोनों तरफ ढालू होगी, ताकि पानी जो है वो रोके नहीं, दोनों तरफ आपका पानी क्या कर जाए, फैल जाए। बात समझ पाए? चलिए आगे चलते हैं। फिर अगली विशेषता, ये दोनों विशेषताएं भी इंपॉर्टेंट है, देखना ये दोनों विशेषताएं मतलब क्या, ये दो विशेषताएं फिर दर्शाई गई हैं, ये भी वहां पर जब वो जाता है व्यक्ति, तो ये कश्मीर के घरों की विशेषताएं हैं, ये कश्मीर के ही घरों की पूरी विशेषता बताई जा रही है। तो वो सबसे पहले देखता है कि यहां पुराने घरों की खासियत क्या है, तो देखता है कि जालीदार खिड़कियां हैं। ये देख रहे हो, ये एक प्रकार से देखो, ये इस प्रकार से जो है वो आपका बना हुआ है, ये इस प्रकार से जो है वो आपका पूरा का पूरा जो है वो मकान वो है उसका क्या है, आपका बना हुआ है, ये इस प्रकार का मकान बना है। ये ऊपर तक आपकी पूरी छत गई है, ये इसका बॉर्डर है, ये आपका पूरा का पूरा इस प्रकार से जो है वो आपका क्या है, पूरा मकान तैयार है। ये इस प्रकार से देखा होगा आपने। आप ये जो मकान है, चूंकि यहां पर अधिकतर समुदाय मुस्लिम आबादी रहती है, तो अगर आप कहीं मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर आपको यही जालीदार आवास या मकान अधिक देखने को मिलेंगे। जालीदार आवास आपको अधिक देखने को मिलेंगे। आप लखनऊ चले जाओ, आप आगरा चले जाओ, यहां पर आपको अधिकतर जालीदार जो है वो आपके अधिक जो है वो आवास मिलेंगे। ले लद्दाख गए तो वहां तो मिलेगा ही, कश्मीर गए तो वहां तो मिलेगा। तो यहां की विशेषता क्या है वो देखना है कि जो घर रहेगा, छत रहेगा, इनमें जो खिड़कियां रहेंगी, उन जालीदार खिड़कियों की विशेषताएं रहेंगी कि आपका मकान तो चलो ठीक है, जैसे अपन क्या करते समझना, भैया अपना मकान ये बन गया, ये बन गया अपना मकान, समझना। अब मकान के बाहर हमको छज्जा निकालना, तो भैया अपन लोग क्या करते, छज्जा सीधा सीधा, ये सीधा छज्जा निकाल दिया बाहर, यही करते, ऐसे निकालते छज्जा। वो कहते नहीं, हम छज्जा ऐसे नहीं निकाल रहे, हमने मकान तो बना लिया, लेकिन अब हम मकान के बाहर यहां पर एक खिड़की देंगे। वो खिड़की वो ऐसी देंगे कि वहां पर जाली ना देखे, वो हम यूं इस प्रकार से तिकोना बनाएंगे, ये आपका ये तिकोना बनाएंगे। मतलब हम भी छज्जा बाहर निकालेंगे, लेकिन हम अपन लोग छज्जा ऐसा ही खुला छोड़ देते हैं। वो लोग कह रहे हैं उस छज्जे को हम इस प्रकार से तिकोना बनाएंगे, देखो ये तिकोना बना दिया, ये तिकोना बना दिया, ये बना दिया तिकोना, और इस पर हम खिड़की लगा देंगे, और ये पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे, पैक, इस खिड़की को हम बंद कर सकते, खोल सकते, मतलब जालीदार खिड़कियां यूज कर लेंगे। अब चूंकि ये घर से जो है वो थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है, यहां के इस तरफ भी खिड़की है, इस तरफ भी खिड़की है, इस तरफ भी खिड़की है, तीनों तरफ खिड़कियां हैं। इधर से गली में कौन आ रहा हम उसको देख सकते, इधर से कौन आ रहा इसको देख सकते, नीचे से देख सकते, कहीं से भी कुछ भी देख सकते। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो अपन नहीं कहते बालकनी, तो यहां उन खिड़कियों को देखा जाए तो जालीदार खिड़कियां जो हैं, जो बाहर की ओर उभरी होती हैं, उनको डब कहा जाता है, डब। लेकिन अपन लोग क्या कहते हैं कि भैया बालकनी में खड़े हैं, बालकनी कहते हैं उसको। तो वो जो डब है वो उनमें बैठ करके क्या कह रहे हैं, इनमें बैठ करके बाहर का नजारा भी बढ़िया दिखता है। भैया आप बालकनी में बैठ जाओ शाम के टाइम तो बढ़िया नजारा दिखेगा चारों तरफ, भैया इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, आप सब देख लोगे। बात समझ पाए? तो यहाँ की जो विशेषताएं हैं, पेपर में पूछा जाता है ये कि यहाँ की जो जालीदार जो खिड़कियां होती हैं, उन बाहर कोई और उभरी हुई होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, डब कहा जाता है। ये आया है प्रश्न कि डब किसे कहा गया है, बाहर की ओर उभरी हुई जालीदार खिड़कियों को डब कहा गया है। ठीक है, अपने यहां पर क्या कहते हैं उसको अपन लोग बालकनी, या अपन कह सकते कि छज्जा भैया बाहर निकाल दिया। दूसरा, यहां के घरों की कुछ विशेषताएं भी हैं। क्या विशेषताएं हैं? यहां के पुराने घरों की विशेषता, पत्थर ईंट लकड़ी को मिलाकर बनाना, यानी कि पत्थर ईंट लकड़ी सभी को मिलाकर बनाएंगे। भाई पत्थर भी रहेगा, ईंट भी रहेगा, और देख रहे हो ये लकड़ी का भी प्रयोग क्या किया गया है, अधिक किया गया है। लेकिन ये नहीं आता है पत्थर ईंट लकड़ी इतना ज्यादा, जो मेन आता है इसकी डिजाइन किस प्रकार की होती है, तो मेहराब बने होते हैं खिड़कियों और दरवाजों के ऊपर। मेहराब का मतलब क्या है, तो देख रहे हो कि जैसे ये आपकी खिड़की हो गई, ये खिड़की हो गई, ये आपकी खिड़की हो गई, इसके ऊपर इस प्रकार से डिजाइनदार ये आपकी क्या बना दी जाएंगे, एक प्रकार का डिजाइनदार आकृति बना दी जाएगी। ये डिजाइन को ही क्या कहते हैं, वो मेहराब कहते हैं। ये डिजाइन को ही क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं। बात समझ पाए? तो डिजाइन आपका क्या कहलाएगा, मेहराब कहलाएगा। जैसे अपन लोग देखते हैं अपनी छतों के, अपने गेटों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर वेंटिलेशन लगा देते हैं अपन लोग,
वो कहते हैं हम डिजाइन बना देंगे, ये डिजाइन क्या कहलाएगी? मेहराब कहलाएगी। यानी भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां। अपने यहाँ पर खिड़की अपन लोग बनाएंगे, ये आपकी खिड़की हो गई, ये आपकी खिड़की हो गई इस प्रकार से, इसके ऊपर हम इस प्रकार से जो है वो क्या कर देंगे, ये आपकी क्या कर देंगे, खिड़कियां बना देंगे। सिंपल प्लेन दीवार रखेंगे। वो कहते हैं नहीं, हम चुन्नटदार, घूंघटदार क्या कर देते हैं, कुछ आकृति बना देते। इन घूंघटदार आकृतियों को ही हम क्या कहते हैं? डिजाइनदार मेहराब कहते हैं। ये आपकी कहां पर बनी होती हैं? दरवाजों और खिड़कियों पर बनी होती हैं। आप समझ पा रहे कि नहीं? अगर कोई डाउट है तो आप पूछिएगा सर, हम सारे डाउट आपकी कोशिश करेंगे क्लियर करने, ठीक है ना। एक पॉइंट और, चूंकि इसमें लिखा नहीं है, एक शब्द और आता है चौखटी आरा। हम कल तुम्हें इसका डिजाइन दिखाएंगे। चौखटी आरा क्या है? चौखटी आरा, तो भैया चौखटी आरा क्या है? चौखट तो जानते होंगे अपनी आम भाषा में। चौखट मतलब दरवाजे, जो दरवाजा है, जैसे सपोज दैट यहां पर अगर हम मान लें ये दरवाजा है सर, ये दरवाजा है, ये दरवाजा लगा है, ये दरवाजा लगा है, ठीक है ना, दरवाजा है। तो दरवाजे का ये आपका क्या हो गया? ये चौखट हो गई कि नहीं हो गई? इसके ऊपर आपने देखा होगा कि पुराने घरों के ऊपर इस प्रकार का गोल आकृति का या डिजाइनदार क्या बना दिया जाता था? आकार बना दिया जाता था। और इसको एक पत्थर की स्लिप से यहां पर रख दिया जाएगा इन दरवाजे के ऊपर, और ऊपर के हिस्से को खाली रखा जाएगा सामान रखने के लिए, जिसको आप अलमारी कहते हो। यानी कि जो अलमारी वगैरह हुआ, तो जब अलमारी बनाई जाए सीधा उसको अलमारी, लेकिन जब वो किसी चौखट के ऊपर अलमारी बना दे तो उसको चौखटी आरा कहते हैं। आपने गांव में ये शब्द सुने हुए, आरा। जाओ हमारी बेटा दवाई आरे में रखी, उठा लाओ, यानी कि इसको क्या कहते हैं? आरा कहते हैं। तो ये जो है वो चौखटी आरा कहलाता है। तो ये चौखटी आरा क्या है? दरवाजे के ऊपर जो आपका खाली स्थान होता है वही आपका एक प्रकार से क्या कहलाता है? चौखटी आरा कहलाता है। उसको पूरा पैक कर दिया जाता, एक खिड़की नुमा संरचना बना दी जाती, ठीक है ना, अलमारी नुमा संरचना बना दी जाती। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहां पर ये नहीं पढ़ना है, ये जो है वो आपके ये चूंकि ये सिकारे हैं, सिकारे देख लिया आपने। देखो सिकारे केवल सिंगल है, सिकारे तो समझ गए ना। डोंगे अलग है और हाउस बोट अलग है। तीन चीजें मिल गई, एक तो सिकारे, एक डोंगे और एक हाउस बोट। तीनों आपको कहां मिलेंगे? तो सिकारे अधिकतर आपको डल झील में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सिकारे का मतलब क्या? छोटी छोटी नाव, छोटी छोटी लकड़ी की नाव। इन छोटी छोटी लकड़ी की नाव के ऊपर आप देखते हो कि आपका टीन सेट टाइप का छा दिया है लकड़ी का, और वो लकड़ी का जो छा दिया है उसी में सजा वजा दिया है, तो उसी को वो क्या कह रहे हैं? सिकारा कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सिकारे कहेंगे। अब इसको नहीं अपन को पढ़ना है, ये नहीं अभी, ये नहीं अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये तो वापसी का समय है, ठीक है। खुशी चल रही थी कैद में, कैमरे में कैद कर ला, ये नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ एक ये जरूर, ये थोड़ा सा पूछा गया है, मतलब जो चित्र है उनके बारे में थोड़ा ये जो बताया गया है। ये क्या? तो ये कहा गया है कि ये जो है वो एक प्रकार से बेकरी है। बेकरी यानी कि ये ऊंचे में दिखी थी, एक बेकरी है। अब कहे बेकरी क्या? बोले यहां पर लोग खाने के लिए, अगर वो खाने के लिए खाना नहीं बना पा रहे, रोटी नहीं बना पा रहे, तो वो क्या करते हैं? इन दुकान से या इस बेकरी से बड़ी बड़ी रोटियां खरीद लाते हैं और उन्हीं को क्या कर लेते हैं? भोजन के रूप में उपयोग कर लेते। तो इसको क्या कहा गया है? बेकरी कहा गया है। ये एक महिला जो है वो बैठी है, ये पूरी की पूरी एक विकास से दुकान खोली है, जिसको अगर आप कहें कि भैया हमें आज नाश्ता करना है, तो हम निकल गए गली में और वहां देखा कि बढ़िया चाय समोसे मिल रहे थे, तो हम आज सुबह से खाना कुछ नहीं बनाया, चाय समोसे खा के लौट आए। तो एक प्रकार से वहां भी गली गली में आपके क्या है? एक प्रकार से बेकरी की दुकान खुली हुई है। वहां आपको खाने के लिए चाय बिस्किट सब मिल जाएंगे और बेकरी भी मिल जाएगी। यानी आपको रोटी नहीं खानी है तो आप क्या कर सकते हो? वहां से सामान खरीद के खा सकते हो। तो यही कहा गया है कि कश्मीर की हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी। कश्मीर के लोग अपने खाने के लिए रोटी घर नहीं बनाते, इस दुकान या बेकरी से ही क्या करते हैं? रोटी को खरीद लाते हैं। हाँ रोटियां बड़ी बड़ी मिलती हैं वहां पर दुकानों पर कि भैया हमें नहीं बनाना, हम गए और हम वहां से रोटी खरीद लाए और हमने खा ली। ये सबसे बढ़िया व्यवस्था है, बनाना भी नहीं पड़ा और परेशान भी नहीं होना पड़ा।
ठीक है ना। तो वहां पर ये आपको याद रखना है कि बेकरी क्या के बारे में बताया गया है। तो कहां पर, कश्मीर के हर गली कूचे में एक बेकरी आपको दिखेगी। इस बेकरी की विशेषता क्या है, कश्मीर के लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, मतलब खाना खाने के लिए रोटी नहीं बनाते, वो क्या कर लाते हैं, इसी दुकान से बेकरी को क्या कर लेते हैं, इस दुकान से या बेकरी से ही रोटी क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं और उसी को खा के अपना काम चला लेते हैं। ये सच्चे अच्छी व्यवस्था है, ऐसे अपने यहां खुल जाए तो बढ़िया है। ठीक, चलिए अब यहां चलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो चूंकि उसी का पॉइंट है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी व डल झील है, व केरल राज्य में जो है वो पेरियार झील है। तो ये झील के बारे में बताया गया है कि झील कहां पर कौन सी है। तो अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर में, तो झेलम नदी और डल झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। साथ में अगर पेरियार झील पूछे तो वो पेरियार झील जम्मू कश्मीर में नहीं है, ना लद्दाख में है, ये केरल राज्य में है पेरियार झील, जो सबसे नीचे है। तो दोनों से लगभग मिलता जुलता है कि अगर झेलम, डल और पेरियार झील पूछे तो याद रखना है कि कहां पर है, चूंकि उसमें जिक्र किया गया है एनसीईआरटी की किताब में। अब पहुंचते हैं यहां अपन लोनर पर, और लोनर के बारे में समझते हैं कि आखिर लोनर क्या है और ये लोनर किसे कहा जाएगा, ये आपका लोनर है क्या। तो वास्तव में ये लोनर का अर्थ तो यही है, अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला, और ये भी महाराष्ट्र से अपनी अकेली गाड़ी के साथ चला है। तो ये कह रहा है कि हमारी जो गाड़ी है और हम दोनों अकेले हैं, बस एक दूसरे का ही साथ है और चले जा रहे हैं। और निर्जन स्थान पर का मतलब है सूखे समतल स्थानों पर जा रहे हैं। ये देख रहे हो आप, पूरा का पूरा जो है वो समतल पहाड़ी इलाका है। दूर दूर तक यहां लोग कम दिखाई देते हैं, क्योंकि गिनती के लोग यहां रहते हैं। इतने हजार किलोमीटर में मात्र 5000 लोग ही यहां पर निवास करते हैं, लद्दाख जैसे हिस्से में। यानी कि जो आपके ऊंचे ऊंचे स्थान हैं जहां पर सर्दी अधिक पड़ती है, वहां पर गिनती के गिने चुने लोग निवास करते हैं, तो कोई दूर दूर तक दिखता नहीं। इसलिए उसने कहा है कि मैं तो यहां ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे मैं क्या हूं, लोनर हूं, अकेला रहने वाला हूं यहां। तो ध्यान रखना है ये लोनर क्या है। अब ये निकला कहां से है, तो ये व्यक्ति मुंबई से निकला है, महाराष्ट्र। ये जो रास्ते पहुंचा है वो महाराष्ट्र से गुजरात गया, गुजरात से फिर राजस्थान गया, राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ ये व्यक्ति कहां पहुंचा, दिल्ली। फिर दिल्ली से ऊपर की ओर जो है वो क्या गया है, आगे जो है वो क्या गया है, अपने अन्य राज्यों से होते हुए फिर कहां पहुंचा है, लद्दाख पहुंचा है, या पंजाब आपका जम्मू कश्मीर पहुंचा है। तो आपका दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से तो आपका हरियाणा भी है, हरियाणा के बाद आपका हिमाचल प्रदेश भी आएगा, चाहे तो वो उत्तराखंड भी जा सकता है। तो कई राज्यों से होता हुआ फिर जाके लास्ट में कहां पहुंचता है, लद्दाख। वो कहता है कि मुंबई से दिल्ली तक मैंने 1400 किलोमीटर का रास्ता 3 दिन में तय किया। तो अगर ये पूछ ले कि 1400 किलोमीटर का रास्ता कहां से कहां तक तय किया उसने, तो मुंबई से दिल्ली तक 3 दिन में ये तय किया। अब ये पहुंच गया और ये पूरा का पूरा सूखा समतल रेगिस्तान है। इसको हम ठंडा रेगिस्तान भी कह रहे हैं कि एक प्रकार से जो है वो आपका सूखा ठंडा रेगिस्तान है। दिख भी रहा है आपको, देख रहे हो दूर दूर तक इक्का दुक्का व्यक्ति जो है वो दिख रहे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है। लेकिन ये कैसा है, ये ठंडा रेगिस्तान है, समतल रेगिस्तान है, सूखा रेगिस्तान है। तो अगर पूछा जाए, पेपर में आता है सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान नहीं, वो तो राजस्थान में पड़ता। लेकिन जब सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान पूछा जाए तो याद टिक करोगे तुम, लेह लद्दाख वाला हिस्सा है। जब जब भी ये बात कहें सूखा ठंडा आपका हिस्सा जो पूछा जाए कहां का है, सूखा समतल ठंडा रेगिस्तान, तो ये सूखा जो ठंडा और समतल रेगिस्तान है या ठंडा रेगिस्तान है, ये लेह लद्दाख वाला हिस्सा है। लद्दाख में जो है बहुत ही कम बारिश होती है, यहां बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि यहां पर ठंडक इतनी है कि जो पानी है वो लगभग आपका बर्फवारी होकर बर्फ के रूप में जो है वो क्या है, आपका गिरता रहता है। जब आपके दिसंबर का महीना शुरू होता है, दिसंबर से ही आपकी बर्फबारी शुरू हो जाती और लगभग जो है वो फरवरी मार्च अप्रैल तक जो है वो बर्फबारी चलती रहती है। यहां दूर दूर तक दिखते हैं तो केवल बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान, यानी कि केवल दूर तक क्या दिखेगा, तो बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखेंगे, सूखा ठंडा मैदान दिखेगा। अगर बात करें यहीं पर, तो फिर ये आपको पहुंचा है तो ये तो पूरे मैदान की विशेषता हो गई। वो मैदान से पार होते हुए अब पहुंचा है यहां पर अपने मित्र के यहां पहुंचता है, एक जान पहचान का उसका मित्र है, लद्दाख में ही वहां पहुंचता है। इस हिस्से में पहुंचता है, यहां पर जो लोग हैं, लद्दाख के जो लोग हैं, उसका जूले जूले कह के स्वागत करते हैं। जूले जूले का मतलब है, यहां पर पेपर में पूछा गया है कि जूले जूले का अर्थ क्या होता है। जूले जूले का अर्थ होता है स्वागत। स्वागत
अपन किसी से कहते हैं भाई आओ आओ, वेलकम वेलकम, वहां पर कहा जाता है जूले जूले, यानी कि वहां के लोग स्वागत स्वागत को क्या कहते हैं, जूले जूले कहते हैं। यानी कि इसका जो मित्र था उसने इनका स्वागत किया जूले जूले कहकर, वो इनको अपने घर पर ले गया। जो घर ले गया तो वो घर उसका 2 मंजिला था। ये घरों की विशेषता बताई गई है जो लेह लद्दाख में बनाए गए हैं। जो घर था वो आपका 2 मंजिला था। अब इस घर की विशेषता तुम्हें फिर याद रखनी है। उसका मित्र जो है वो आपका तासी, मित्र का नाम जो है वो तासी था। तो घर जो है वो आपका 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था, यानी कि पत्थरों को काट के एक के ऊपर एक रख के क्या किया गया था, इसको तैयार किया गया था। इन घरों की विशेषताओं को याद रखना है सर, ये इंपॉर्टेंट है कि घर कैसे बनाए गए वहां पर लेह लद्दाख में। तो लद्दाख के जो घर बनाए गए वो 2 मंजिला बनाए गए, पत्थरों को काटकर एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया गया था। इन पर, एन पर नहीं, इन पर मिट्टी व चूने से क्या की गई थी, पुताई की गई थी। ये विकल्प बन के आते हैं कि जो घर है वो एक पत्थरों को एक दूसरे से काटकर बनाए जाते, यहाँ के यहाँ बनाए जाते। इन पर चूने मिट्टी और चूने की पुताई होती है, बिल्कुल मिट्टी का लेप और फिर चूने की इस पर क्या की जाती है, पुताई। चूने की पुताई का मतलब है कलई पोत दी जाती है, सफेद सफेद। अंदर से जो अंदर था घर, उसकी फिर विशेषता बताई कि अंदर क्या है, तो अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। छप्पर का मतलब है घास फूस जगह जगह फैली हुई थी। तो अंदर से जो घर लग रहा था वो कैसा लग रहा था, छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस ही पड़ी थी, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे छान छप्पर पड़ा हो। तासी मुझे जकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। ये जकड़ी नहीं है, ये लकड़ी की सीढ़ियां हैं, वो गलत टाइप हो गया है, नहीं तुमको ये जकड़ी कहां से आ गया। तासी जो है वो क्या ले गया, तासी उसका मित्र है, वो जकड़ी नहीं लकड़ी की, यानी कि जो लकड़ी थी उसकी सीढ़ियां बनी थी, उन सीढ़ियों से वो उसको पहली मंजिल पर ले गया कि तुम यहां कहां रुक रहे, ऊपर चलो। यहां तो निचले पर घास फूस पड़ी है, यहां तो हम जानवरों को बांधते हैं रात में, या फिर जब अधिक ठंड बढ़ जाती है तो ये तो हमारा स्टोर रूम है। ध्यान करो, हमने तुम्हें लकड़ी और चट्टान के बने घर पढ़ाए हैं, और लकड़ी और चट्टान के बने घर इसी लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। आप समझ पाए? उसके निचले आवास पर कोई खिड़की नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये अनाज के भंडारण के लिए है ये घर, और साथ में यहां पर जानवरों को बांध दिया जाता है जब अधिक बर्फबारी होती है तब। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो यहां पर कहा गया है कि वो उसको तासी जो है वो मुझे जकड़ी नहीं, वो लकड़ी के सीढ़ियों से कहां ले गया, पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे, यानी कि उसका परिवार और वो उसके ऊपरी मंजिल पर रहते थे। मतलब जो घर है 2 मंजिला है तो ऊपर की मंजिल पर ही रहते थे। नीचे की मंजिल पर तो जानवरों के रहने के लिए जगह थी, जिसको तुम घास फूस और छान छप्पर समझ रहे थे। बात समझ पाए? यही विशेषता हमने तुम्हें पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, मिट्टी और आपके चट्टान के घर, सॉरी लकड़ी और चट्टान के घरों में, तो उनको याद रखना है। तो यहां पर नीचे मंजिल पर जानवरों को रखने के लिए जगह थी, और जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे, अनाज भंडारण, जरूरत का सामान, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे घास फूस हो, चाहे भोजन की सामग्री हो, उसको निचली मंजिल पर ही इकट्ठा करके रखते थे। क्योंकि सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार, लेकिन ध्यान रखना यहां पर भी, अब चूंकि यहां थोड़ा डिटेल है कि सर्दी के दिनों में, चूंकि सर्दी के दिनों में नीचे वाले कमरे में किसी भी प्रकार की कोई भी खिड़की नहीं होती थी, तो परिवार जो है वो नीची वाली मंजिल पर ही जानवरों के साथ लेटने के लिए आ जाता था। क्योंकि ऊपर वाली मंजिल पर तो ठंड लगेगी क्योंकि उसमें खिड़कियां हैं, नीचे वाली जो मंजिल है उसमें कोई खिड़की नहीं है, तो हम सभी लोग अपने परिवार सहित निचली वाली मंजिल पर आ जाते हैं और वहीं पर जानवरों के साथ क्या करते हैं, आराम से सोते हैं। बात समझ पाए? तो यहां लिखा है कि सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है, क्योंकि नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती, इसलिए यहां पर क्या लगेगी आपको, ठंड जो है वो कम लगेगी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। जो छत बनाए जाएंगे वो लकड़ी के बनाए जाएंगे और उनको मोटे मोटे तनों का प्रयोग किया जाएगा। साथ में चट्टानों को उस पर समेट दिया जाएगा, यानी कि चट्टानों को उस पर सटा दिया जाएगा एक दूसरे पर। बात समझ पाए? ये मकान का चित्र जो है वो इसमें नहीं है, इसमें है नहीं मकान का चित्र, कोई बात नहीं, ये है तो ये है ना। तो ये जो है वो आपको अगर
थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये देखो, ये जो देखना आप, जो कि ये बहुत धुंधला चित्र हो गया। आप मोबाइल में खोलोगे पीडीएफ जो हमने आपको भेजी है, स्पष्ट दिख रहा होगा थोड़ा। ये आपके छोटे छोटे पत्थर हैं। तो निचले की मंजिल तो ये पूरी पत्थरों से बना दी उन्होंने, पूरी की पूरी ये पत्थरों से बना दी। इस प्रकार से ये पूरे के पूरे पत्थर एक दूसरे से ये आपके सटा के रख दिए, मतलब हम सीधा सीधा यूं बना दे रहे, ये पूरे के पूरे पत्थर जो है वो सटा के बना दिए, और बस केवल एक दरवाजा रखा जिसमें से तुम अंदर जा सकते हो। ठीक है, अब अंदर चले गए। ये जो है वो आपका ये जो बने हैं, ये ऊपर की मंजिल है, ये ऊपर की मंजिल है, ये जो है वो आपके ऊपर की मंजिल है, ये ऊपर की मंजिल है। इस पे दरवाजा भी है, इस पे खिड़कियां भी हैं, इसमें खिड़कियां भी हैं, खिड़कियां भी हैं और दरवाजा भी है, लेकिन निचली मंजिल पर कहीं पर कोई खिड़की दरवाजा नहीं दिख रही, केवल एक दरवाजा है जिससे हम प्रवेश कर सकते। इस प्रकार के आवास वहां पर, मकान जो है वो कहां बनाए जाते हैं, लद्दाख में बनाए जाते हैं। और निचली मंजिल पर जब कोई खिड़की नहीं तो बिल्कुल भी आपकी ठंड नहीं लगेगी, लोग वह बड़े आराम से यहां पर क्या रहेंगे। आप समझ पाए कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे, चलिए ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं और रुक जाते हैं क्योंकि बस इतना ही आज, इसके आगे चलेंगे, ठीक है ना। मोटे मोटे तनों का इस्तेमाल क्या है करते हैं। यहां पर यह भी कहा है कि सभी घरों की छतें समतल थी, यानी कि अधिकतर सभी घरों की छतें हमें यहां समतल मिली। और जो घरों की छतें समतल थी तो उन समतल छतों पर क्या मिल हो रहा था, कहीं लाल मिर्च सूख रही थी तो कहीं सीताफल और कहीं मक्का सूख रहा था। यानी कि खाने की जो सामग्री है वो भी यहां पर क्या की जा रही थी, सुखाई जा रही थी, ताकि इनका हम क्या करेंगे, जब कठिन समय रहेगा, जब बर्फबारी रहेगी, हम घर से बाहर नहीं जा पाएंगे, एक ही जगह स्थित एक ही जगह बने रहेंगे घर में ही, तो उस टाइम पर हम इस सामग्री का क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। तो यहां तक आज रुक जाते हैं। ये चांगथांग इलाका जो है इसको कल स्टार्ट करेंगे और फिर पूरा चांगथांग इलाका आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना सर। चलिए।